नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। सियासी जंग में मायावती का नया दांव है और मायावती ने एक नया दांव खेला है। वो दांव क्या है? उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मायावती फिर से आने वाली है? क्या मायावती का जो ग्राफ गिर गया था 2014 के बाद, वो ग्राफ तेजी से बढ़ेगा? मायावती अपनी पार्टी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की सपना देख रही है और मायावती ने कुछ बड़े परिवर्तन किए। याद करिए वो दिन जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और मायावती उस दौर में प्रधानमंत्री की कैंडिडेट बन रही थी। लेकिन एक वो दौर भी आया जब मायावती अपनी सियासत की सबसे बुरा दौर देखी। वो दौर भी मायावती ने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें सियासत का सबसे बुरा दौर देखना पड़ेगा। मायावती का हाल बुरा हो गया। 2022 के असेंबली इलेक्शन में मायावती को एक सीट मिला। इसके अलावा बात करें 2014 में मायावती का तो खाता नहीं खुला था। लोकसभा चुनाव में मायावती का बुरा हाल हो गया था, हाथी कहीं दिख नहीं रही थी। लेकिन अब मायावती अपनी पार्टी को एक बार फिर से उसी रंग में लौटना चाहती है जो इससे पहले हुआ करता था। यानी मायावती का जादू जो 2014 से पहले होता था, 2012 से पहले होता था, वही जादू फिर से मायावती राजनीति में दिखाना चाहती है। मायावती उसी तरह से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए मायावती ने एक नया प्लान बनाया है। 2012 में अखिलेश यादव ने चुनाव जीता और मायावती की पार्टी हार गई। मायावती की पार्टी अखिलेश यादव से हार गए तो लोगों को लगा कि कोई बात नहीं, 2017 में मायावती वापसी कर जाएगी। लेकिन कहानी पलट चुका था। 2014 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाता है। उसके बाद कहानी बढ़ता है 2017 का, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। क्योंकि बीजेपी को पता था यहाँ 5 सालों में सरकार बदल जाता है, हर 5 साल में यहाँ पर सरकार बदलने का रीत बन गया है। तो बीजेपी उस समय एक ऐसे चेहरा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं जिसका खुद का वोट बैंक है, यानी हिंदुत्व वोट बैंक। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे चेहरे के तौर पे उभरे जो कि देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनते दिखे। हिंदू वोट बैंक एकजुट हो गया, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में हो गया। उस समय जातीय जो मुकाबला था वो समाप्त हो गई, जातीय जो लड़ाई थी वो खत्म हो चुका था। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, देश में बस यही दो चेहरा दिखा। आज भी उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ देश के अगले पीएम होंगे। उत्तर प्रदेश के लोग तो कह रहे हैं कि तीसरी बार भी अगर योगी चुनाव लड़ते हैं तो वो सीएम बन जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश की परिस्थिति में देखें तो आज के दौर में भी योगी सबसे आगे हैं और योगी अब देश के अगले पीएम बनेंगे। लेकिन जो बीजेपी ने प्रयोगशाला बनाया राजनीति का उत्तर प्रदेश में, वो बहुत ही चालाकी से एक हिंदुत्व की राजनीति करने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं। उसके बाद मायावती जैसी पार्टी जो कि जाति राजनीति के आधार पर टिकी थी, वो मायावती समाप्त हो गई। अखिलेश यादव जैसे तैसे 2022 में वापसी किए, लेकिन 2022 में अखिलेश की प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन ये तय हो चुका है, लड़ाई में उत्तर प्रदेश में हाथी नहीं है। यानी मायावती का जो चुनावी सिंबल है वो उत्तर प्रदेश में अब नहीं है। मायावती अपनी पार्टी को फिर से वही पहचान दिलाना चाहती है। इसलिए मायावती ने बड़े परिवर्तन करने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए। काशीराम ने जिन जातियों को जोड़ा था वो जाति मायावती से दूर होती गई, वो जातियाँ बीएसपी से दूर होता गया। और ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में 2014 में हाथी शून्य पर पहुंच जाता है। 2017 में भी हाथी का कोई सम्मान नहीं बचा। 2019 में जैसे तैसे हाथी ने 10 सीटें जीत लिया और 2022 आया तो हाथी 1 सीट पर पहुंच गया। यूँ कहिए कि मायावती की राजनीतिक करियर में जो ग्राफ 2012 से नीचे गिर रहा था, वो गिरते गिरते 2022 तक वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर मायावती को अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। यूँ कहिए कि मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में मर चुकी थी। मायावती वो नेता है जो एक दौर ऐसी थी जब मायावती देश के प्रधानमंत्री बनने की सपना देख रही थी। एक दौर ऐसा था जब बीएसपी
खुद को राष्ट्रीय राजनीति में देख रहा था। लेकिन परिस्थिति क्या हुआ, बीएसपी का ग्राफ गिरते गया, सट्टा जाते ही आज की परिस्थिति में मायावती का वजूद उत्तर प्रदेश के सियासत से तो समाप्त हो गया। जो जातियाँ मायावती के साथ थी, जो पिछड़ी जाति मायावती के साथ थी, वो एक एक करके मायावती के साथ छोड़ता गया और परिस्थिति ऐसा आ गया कि अब मायावती की नाम लेने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में केंद्र की आरक्षण सूची में ओबीसी की 76 जातियां मौजूद हैं, जिसमें यादव जाति के नेता अखिलेश यादव हैं। अनुसूचित जाति की सूची में कुल 66 जातियां हैं, जिसमें चमार जाटव वही जाति है जिस जाति से मायावती स्वयं आती हैं। इसके अलावा बात करें कि लोकसभा चुनाव में 2019 की लोकसभा चुनाव में मायावती को 19.36% वोट मिला था, जबकि सूबे में दलितों की आबादी ही 22% है। मतलब समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 22% है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन में थी मायावती, अखिलेश के साथ थी। मायावती की पार्टी बीएसपी और अखिलेश यादव की पार्टी सपा की गठबंधन हुआ करता था 2019 में। उस वक्त मायावती को 19.36% वोट शेयर मिली। और बात करें 22% उत्तर प्रदेश में दलित वोटर है, लेकिन दलित वोटर भी मायावती से दूर हो गया। दलित वोटर भी मायावती को पसंद नहीं किया। सियासत की इस कहानी में मायावती नीचे गिरती गई। मायावती के वोट बैंक मायावती के साथ छोड़कर चला गया। मायावती का साथ छोड़ के चला गया। मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत की वो चेहरा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 3 बार पहुंच चुकी थी, वही मायावती राजनीति का सबसे बुरा दौर देखी। योगी के आने के बाद एक ऐसा हिंदुत्व का प्रयोगशाला बन गया, एक ऐसा जगह बन गया जिसके बाद कहा जाने लगा मोदी गुजरात मॉडल की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मॉडल की बात करते हैं। और सियासत की सबसे बुरा दौर मायावती ने देखी। मायावती की राजनीति में गिरता हुआ सफर यही नहीं समाप्त हुआ। मायावती की राजनीतिक करियर को देखे 2007 के बाद मायावती पर अलग अलग आरोप लगे। उनके ही पार्टी के नेता टिकट बेचने तक के आरोप लगाए, भाई भतीजा बात करने के आरोप लगाया गया। कहा गया कि मायावती के जो भतीजा है वो कोई संघर्ष नहीं किए, वो बिना संघर्ष के ही राजनीति में आ जाते हैं और बड़ा पद हासिल कर लेते हैं। यूँ कहिए कि मायावती की जो पार्टी है वो एक प्राइवेट पार्टी बन गई, एक ऐसी पार्टी बन गई, प्राइवेट कंपनी की तरह पार्टी बन गई मायावती की। एक तरह से आप कह सकते हैं परिवारवाद की राजनीति यहाँ भी हावी रहा। मायावती स्वयं शादी नहीं की, लेकिन मायावती ने अपने भतीजा को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख लिया। और मायावती की ये सबसे बड़ी गलती थी, ऐतिहासिक गलती थी, और इस कारण मायावती को नुकसान हुआ। लेकिन चलिए साथियों, इसके आगे हम बताते 1991 में देश की राजनीति की परिस्थिति के दौर में प्रवेश करी मंडल आयोग की सिफारिशों पर लागू होना, राम मंदिर आंदोलन की नई आर्थिक नीति, नए दौर में काशीराम के एक ऐसे नेता के तौर पर खुद को प्रस्तुत किया। 1992 में मुलायम सिंह यादव के सहयोग से इटावा से लोकसभा चुनाव में चुने गए। इसी के बाद दलित पिछड़ा का गठजोड़ का बीच मिला, जिसका प्रभाव भविष्य की राजनीति में पड़ना था। 1993 मुलायम और काशीराम ऐतिहासिक गठजोड़ ने जिसने उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर को बदल दिया। 1993 यूपी विधानसभा चुनाव में काशीराम मुलायम सिंह मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश कर चुनाव लड़ा, 76 सीट का जीतकर सरकार बना लिया। हालांकि ये सरकार लंबा सफर तय नहीं कर सकी। 2 जून 1995 को ये गठबंधन टूट गया। 2019 में मायावती इसी फॉर्मूले के आधार पर फिर से सपा के साथ गठबंधन करते हैं और उस समय मायावती को बस 10 सीटें मिली। इसी के साथ मायावती की जो आखिरी उम्मीद थी वो उम्मीद भी मायावती की टूट गई। उस समय जब काशीराम और मुलायम मिले थे, जब 176 सीटें जीतकर सरकार बनाए थे, तो राम मंदिर आंदोलन उस पर पीक पर था, लेकिन उस आंदोलन का भी असर नहीं हुआ। पिछड़ा और दलित समीकरण ने कुछ ऐसा काम किया, उसमें मुस्लिम वोटर भी मिल गए, जिसके बाद मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कहानी के सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चला, 2 साल से ज़्यादा नहीं चल सका सपा और बीएसपी का गठबंधन। 1995 में वो सफ़र लंबा नहीं चला, लेकिन श्री राम के नारे भी उत्तर प्रदेश में एक तरफ लग रहे थे और दूसरी तरफ पिछड़ा और दलितों के गठबंधन का नारा लग रहा था। यानी दलित वोटर और पिछड़ा वोटर एक हो गए और उसकी परिस्थिति ये रही कि भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा, भाजपा को हार हो गया। जबकि उस समय राम मंदिर आंदोलन पीक पर था, लेकिन उसके बाद भी बीएसपी और सपा की जोड़ी ने राम मंदिर आंदोलन को कहीं ना कहीं असर होने नहीं दिया और दलित और पिछड़ा वोटर एकजुट हो गया। लेकिन आज की परिस्थिति में जब 2019 की
की परिस्थिति। जब 2019 की बात करें तो 2019 में वही सपा और बीएसपी एकजुट हुए, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। बीजेपी उत्तर प्रदेश में मजबूत हो चुकी थी और उसका नतीजा दिखा कि जाटव और चमार वोट बैंक जो है वो आज भी बीएसपी के वोट बैंक बना रहा, लेकिन उसका भी असर उतना, उस वोट बैंक में भी काफ़ी सारे वोट बैंक जो थे वो चला गया बीजेपी में। जब बीजेपी में चला गया तो मायावती की सियासी करियर का तो अंत होना ही था, मायावती की राजनीतिक करियर का अंत होना ही था। अब मायावती फिर से अपनी पार्टी को शुरुआत करना चाहते हैं। इसके लिए मायावती अब आईटी सेल बनाना चाहती है। 80 और 90 की दौर में कई ऐसे पार्टी बनी जो सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय की बात करते थे और सामाजिक न्याय के नाम पर एक अलग राजनीतिक दल बना। उस वक्त जो लड़ाई थी सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। बिहार में लालू प्रसाद यादव बन के उभरे, जो सामाजिक लड़ाई के सबसे बड़े नेता बन के उभरे, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी नेता बन के काशीराम उभरे और काशीराम के बाद मायावती उभरी। उसके बाद देखें तो मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता बन के उभरे उत्तर प्रदेश में और पिछड़ों के मसीहा बन के उभरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। यानी सोशल जस्टिस के नाम पर कई राजनीतिक दल बने, लेकिन ये अलग बात है कि वो सारे राजनीतिक दल बाद में जाकर समाजवाद नहीं रहा, सामाजिक न्याय की बात नहीं रही, वो परिवारवाद में परिवर्तित हो गया। आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव थे, अब मुलायम सिंह यादव के बाद कौन है उत्तर प्रदेश में, तो सबको पता है अखिलेश यादव है। अभी मायावती उत्तर प्रदेश में बीएसपी की पार्टी के प्रमुख है, यूं कहे कि बीएसपी मायावती के इशारों पर चलती है। लेकिन अब कौन आने वाला है, तो मायावती की भतीजा आने वाला है। वो मायावती की भतीजा जिन्होंने शायद राजनीतिक रूप से कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन अब उसे राजनीति का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की कमाल संभालने का मौका मिलेगा। बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव ने कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन तेजस्वी यादव इसलिए बिहार के डिप्टी सीएम बन जाते हैं क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। वही कहानी अखिलेश के साथ जाता है, यानी परिवारवाद से निकले हुए ये नेता है। कांग्रेस की बात करें तो वहाँ राहुल गांधी ने अपने जीवन में कोई संघर्ष नहीं किया, जनता के बीच वो कितने बार गए ये पता नहीं, लेकिन वो अभी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे और वो खुद को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बताते हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी की भी वही कहानी है कि परिवारवाद से निकला हुआ राजनीतिक देखें। यह अगर बात करें तो आरजेडी, सपा, कई ऐसे पार्टियां हैं जो पहले समाजवाद के नाम पर बनी, पहले सामाजिक न्याय के नाम पर बनी, सोशल जस्टिस के नाम पर बनी, लेकिन बाद में क्या हो गया, परिवारवाद हो गया या एक प्राइवेट कंपनी बन गया। जैसे मायावती पर आरोप लगता है कि वो अपने नेताओं को टिकट बेचते हैं। परिस्थिति देखिए, राजनीति की दिशा को देखिए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण शायद नहीं हो सकता है। आपको बताते चले कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने पहले ऐलान कर दिया कि वो 2024 का जो चुनाव है वो अकेले दम पर लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इस वक्त मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ काम कर रही है। मायावती आईटी सेल बना रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती के जो भतीजा है आनंद, उसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रहा है। मायावती के भतीजा आईटी सेल के हो सकते हैं। मायावती के भतीजा आपको राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े रोल में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आप बताते चले, जब बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही तो बीएसपी को ढांढर पर मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश की 90 की दौर की कहानियां बहुत सी है, वो कहानियां बताएंगे, लेकिन आपको जितना भी मैंने बताया तो आप समझ चुके हैं कि कहानी कितनी बड़ी है। तो अब परिस्थिति है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में अपना वोट बैंक खुद गंवा चुकी है। अब बीएसपी का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बचा नहीं। जो जाटव वोट था वो कहाँ चला गया, वो बीजेपी में चला गया। जो बीएसपी को जोड़ते हुए सारे राजनीतिक समीकरण बीएसपी करता था, वो सारे लोग अब बीजेपी में चले गए। बीएसपी को सबसे पहले अपना वोट बैंक बीजेपी से वापस लेना होगा, जो कि बीएसपी के लिए कठिन है। लेकिन मायावती अपनी पार्टी को मजबूत करने के मजबूती से सत्ता में, साथ ही लड़ाई के अन्य विपक्षी दलों से भी है। बीएसपी अपने संगठन को मजबूत करने के साथ ही अन्य मोर्चों पर तैयारी भी जुटी है। पार्टी ये भी जानती है कि अगर युवाओं को साथ जोड़ना है तो सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इस सियासी जंग में बड़ी राहत मिल सकती है। पार्टी को अब डिजिटल में भी
मजबूत करना चाहती है। यूँ कहिए कि अब मायावती समझ गई सोशल मीडिया की शक्ति क्या है। बीजेपी इस शक्ति को सबसे पहले समझी और भाजपा ने राजनीति की सबसे बड़ी कामयाबी देखी। याद करिए 2013-12 की वो दौर जब अन्ना आंदोलन से सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से होने लगा। उस दौर में बीजेपी ने जिस प्रकार से अपना एक्टिव किया, जिस प्रकार से बीजेपी ने सोशल मीडिया पर मजबूत हुई, उसका ही नतीजा है कि आज बीजेपी देश का सबसे बड़ा पार्टी बन गया। लेकिन ये काम बाकी पार्टियों को ये सब चीज़ें समझने में काफ़ी देरी लगा। नरेंद्र मोदी ने ये बातें पहले ही समझ चुके थे। तो आपको बताते चले कि डिजिटल क्रांति के दौर में बीएसपी खुद को मजबूत करना चाहती है और इसके लिए भी बीएसपी रणनीति बना चुके हैं। पार्टी सूत्रों ने जो बीएसपी के सूत्र हैं वो बता रहे कि बीएसपी भारी भरकम और मजबूत आईटी टीमें तैयार करने की राजनीतिक मंथन कर रही है। मतलब साफ है, मायावती अब आईटी सेल पर आ गई है। आईटी मजबूत आईटी सेल बनाने के लिए अपने कदम बढ़ा चुकी है। मायावती अब खुद को एक एक्टिव पॉलिटिशियन दिखाना चाहती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीएसपी खुद को पहले की तरह मजबूत होना चाहता है। खास बात यह कि केंद्रीय स्तर पर आईटी टीम अलग होगी, राज्य स्तर पर अलग होगी। यानी जो बीएसपी के आईटी सेल की टीम है ना, वो केंद्रीय स्तर पर अलग होगी, राज्य स्तर पर अलग होगी। फिर से बीएसपी राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव होना चाहती है, इसलिए वो 2 अलग टीमें बना रही है। जिला स्तर के लिए भी वो अलग आईटी सेल बनाएगी। सबसे पहले राजनीति में कामयाबी पाना है तो सबसे पहले जो राजनीतिक दल समझ नहीं पाते या जो निर्दलीय लड़ते वो नहीं समझ पाते कि आपको अपना एक आईटी सेल बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज के दौर में डिजिटल क्रांति जो आ गया, आज के दौर में कई गलत न्यूज़ फैलाई जाती है, आपके खिलाफ कई फेक न्यूज़ फैला दिया जाए, तो आप क्या करेगा? तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एक अपना आईटी सेल होना चाहिए। जिम्मेदारी बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भतीजे आकाश आनंद को दिया जाएगा। मतलब आकाश आनंद ही इस आईटी सेल की जिम्मेदारी निभाएंगे, आईटी सेल के जिम्मेदारी को निभाएंगे। इसका मतलब है मायावती अपनी भतीजा को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आज की सभी तरह की जानकारी अगर ऑनलाइन हो तो काम करना आसान है। आईटी टीम गठित होने के बाद जो भी पार्टी कार्यक्रम या अभियान होंगे उससे जुड़ा डाटा भी, जैसे वो बैठक की गई उनसे लोग शामिल हुए, इस तरह की सभी जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। इससे पार्टी को शीर्ष नेतृत्व एक क्लिक पर ही देख सकेंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि कौन कितनी सक्रिय है, कौन कितना एक्टिव है, ये भी पता चल जाएगा। पार्टी कहाँ, इसका मतलब है कि पार्टी के कौन सा वर्कर कितना एक्टिव है। अगर जब सोशल मीडिया पर सब कुछ ऑनलाइन दिखेगा तो इससे पता चल जाएगा और इससे पार्टी अपनी प्लान भी बना सकती है। आपको बताते चले कि जो मायावती का प्लान है वो प्लान एक बड़ा प्लान है। मायावती खुद को उत्तर प्रदेश में रीलॉन्च करना चाहती है। मायावती खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर बताना चाहती है कि वो वही मायावती है जो पहले से की मायावती थी। लेकिन परिस्थिति उत्तर प्रदेश की सियासत की बदल चुकी है। देखते हैं मायावती इसमें कितना कामयाब होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।